Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो पढ़ रहे थे हम उसे आगे बढ़ाएंगे और जो भी बाकी के जो ग्लैंड्स बच रखे हैं ना उसे देखेंगे एक एक करके। तो आज का जो सबसे पहला ग्लैंड है हमें पढ़ना वो है हमारा पैनक्रियास। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो पैनक्रियास। क्लियर है ना? अब देखो इसके बारे में समझोगे पहले। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि मिक्सोक्राइन में आया था, यानी हेट्रोक्राइन। क्लियर है ना? तो पैनक्रियाज बेसिकली वो ग्लैंड था जो एंजाइम भी रिलीज कर रहा था और हार्मोन भी रिलीज कर रहा था। क्लियर है ना? इसका एंजाइम वाला पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस में, जिसमें ये पैनक्रेटिक जूस निकाल रहा था। क्लियर है ना? जिसमें पैनक्रेटिक अमाइलेज, पैनक्रेटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन निकल रहा था। क्लियर है ना? उसका रोल भी हमें पता है। यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें पॉइंट बना के लिख लोगे। इट इज अ हेट्रोक्राइन, या इसी को लिख लो मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। क्यों भाई? तो एज इट सिक्रेट्स एज इट सिक्रेट्स एंजाइम्स एज वेल एज क्या तो हॉर्मोन्स। ये एंजाइम भी रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ हॉर्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एक हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर है ना? अब देखो एंजाइम तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली क्या पढ़ेंगे? हार्मोन। अब समझना यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है ना पैनक्रियाज से, तो पैनक्रियाज में देर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल सेल्स दैट रिलीजेज हार्मोन्स। क्लियर है ना? पैनक्रियाज में ही कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और जिसको एंडोक्राइन टिश्यू आप बोल सकते हो। ठीक है ना? तो पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं ना वो क्लस्टर्स में मतलब बने होते हैं, ग्रुप ऑफ होते हैं। क्लियर है ना? एक क्लम्स स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें ना डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और दोज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। उसी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द endocrine tissue of pancreas are present in the form of clumps of secretory cells। क्लियर है ना? यानी कि क्लम्प्स मतलब एक तरह से ग्रुप समझ लो। ठीक है ना? एक ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसके एंडोक्राइन टिश्यू। अब यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं, यहीं पे लिखना, नोन एज, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो देखो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम, इसे हम बोलते हैं, मैं यहाँ देखो कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। क्लियर है ना? ये एस साइलेंट है यहाँ पे, आइलेट्स पढ़ते हैं इसे, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अब देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में ना 3 तरह के डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस consist of following टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल है भाई? तो देख लो, सबसे पहला जो है वो है हमारा अल्फा सेल। क्या है? तो अल्फा सेल। अल्फा सेल के बारे में अगर पूछे कि ये रिलीज क्या करता है तो यहीं पे लिख लेना, इट सीक्रेट्स एक हार्मोन निकालेगा जिसको हम बोलेंगे ग्लूकागो। क्लियर है ना? याद रहना चाहिए। दूसरा जो है वो है हमारा बीटा सेल। क्लियर है ना? तो बीटा सेल जो निकालता है तो यहीं पे लिख लो, इट सीक्रेट्स, यही निकालता है तुम्हारा इंसुलिन। इंसुलिन जिसकी कमी से क्या हो रहा था? डायबिटीज हो रहा था। क्लियर है ना? इंसुलिन जिसकी कमी से क्या हो रहा था? तो
डायबिटीज, डायबिटीज में भी कौन सा है, मेलाइटस वाला, क्योंकि इंसिपिडस वाला कहाँ एडीएच में पढ़े थे हम। इसके बाद तीसरा जो है वो है डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल क्या निकालता है भाई, तो ये एक हार्मोन निकालता है सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है ना। सोमैटोस्टैटिन वैसे हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, बस एक लाइन में इसे खत्म करेंगे। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है ना कि बॉडी के जैसे डिफरेंट हार्मोन्स को ना ये इनहिबिट कर सकता है उसके सिक्रीशन को। ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं आगे, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके ग्लूकागोन, इंसुलिन को बेसिकली, और थोड़ा सा सोमैटोस्टैटिन। ठीक है ना। तो आप इसे नोट करो, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर नोट कर लो आप। तो देखना यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तीन हार्मोन्स निकल रहे थे, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इंसुलिन क्या करेगा। ठीक है ना। सबसे पहला जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा हार्मोन, तो इंसुलिन। वहाँ देखो मैंने सबसे पहले शायद ग्लूकागोन लिखा था, कोई नहीं, उससे उससे मतलब नहीं है हमें, हमें तीनों हार्मोन को पढ़ना है। ठीक है ना। इंसुलिन के बारे में समझोगे, इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है, तो बीटा सेल से। आपको पहले ही पता है, आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो दोबारा से, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। आगे देखोगे इंसुलिन का क्या है ना, हमारे बॉडी पे इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ ये करता है क्या है ना कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ध्यान से समझना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये बदल देता है ग्लाइकोजेन में। क्लियर है ना। इंसुलिन क्या कर देता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजेन में। तो अगर आप यहीं पे सोच के देखो, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये ग्लाइकोजेन में नहीं ना बदल पाएगा। आ रहा है समझ में। तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। यानी अगर इंसुलिन की कमी हुई तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यही ग्लूकोज ना इट कैन बी डिटेक्टेड, जब आप क्या करोगे कि किसी उस पेशेंट का जिसे ये पर्टिकुलर बीमारी जिसे डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे, वो अगर हो रखा है, तो उस पर्सन का अगर यूरिन टेस्ट करते हो तो उसके यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलेगा आपको। अब ये आया कहाँ से यूरिन में भाई, तो देखो जो भी ब्लड में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो तो जाता है ना उधर किडनी के पास छन्ने के लिए। हाँ, लेकिन वहीं पे याद रखो, मैंने एक्सक्रीशन में पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो उसका वापस से। एक्सक्रीशन में मैंने एक पॉइंट बोला था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में 99% सब्सटेंस यूजफुल होते हैं, वो वापस से बॉडी में चला जाता है। लेकिन आप सोचो अगर उस पर्टिकुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अगर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो फिल्टर होके वापस जाएगा बॉडी में, लेकिन उतना नहीं जा पाएगा जितना कि जाना चाहिए। क्लियर है ना। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के लिए ही ना वो नेफ्रॉन से गुजरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आया और वहाँ बोलेगा नहीं भाई मैं यहाँ रुकता हूँ आधे घंटे के लिए, और मेरे में जितना ग्लूकोज है सबको बॉडी में पहले वापस कर दो, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा यूरिन बन के। ऐसा भी नहीं है, वो बढ़ता रहता है ना। क्लियर है। तो उस समय के लिए थोड़ा बहुत ग्लूकोज का जो भी फिल्ट्रेशन होना है वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन मोस्टली नहीं हो पाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, यूरिन में। तो ऐसे पेशेंट का अगर यूरिन चेकअप करोगे तो वहाँ क्या क्या निकलेगा आपको, ग्लूकोज का प्रेजेंस। एंड ये एक इंडिकेशन है कि उस पर्सन को क्या हो रखा है, तो डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आप आम भाषा में बोलते हो ना, शुगर हो रखा है उसे। ठीक है। और फिर शुगर वाले पेशेंट का ना खास करके किडनी फेल्योर ही होता है, उसका जो डेथ होता है ना खास करके किडनी फेल्योर की वजह से होता है। वो कैसे भाई, तो किडनी को यहाँ देख रहे हो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसे वापस मतलब फिल्टर करने के लिए। ठीक है। और उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना उस किडनी पे। क्लियर है ना। तो फिर धीरे धीरे वो डैमेज होता चला जाएगा और लास्टली किडनी फेलियर की वजह से मौत भी हो सकता है। ठीक है। चलो देखेंगे इसे, तो लिख लोगे इसमें, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इनटू व्हाट, तो ग्लाइकोज है। क्लियर है ना। फॉर इट्स स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए इसे ग्लाइकोजेन में बदलना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। यहीं पे समझना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं।
है ना, चाहो तो लिख सकते हो आगे, दिस प्रोसेस ऑफ conversion of glucose into glycogen is called, क्या बोलेंगे इसे तो, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है ना, इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आया आपको, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करेगा। अब यहीं पे समझ लेना, अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा आपको पता है, ठीक है, तो उसे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन increases the blood glucose लेवल। क्लियर है ना, क्या बढ़ाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड, यही हो गया ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, विच इज टर्म्ड एज, इसी को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर ऐसे पेशेंट का हम यूरिन चेक करेंगे तो वहाँ पे भी ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना, इसे नोट बना के लिख लो आप, एक्चुअली है ना, नोट बना के लिख लो, लिखोगे, we can detect the presence of glucose in the urine of patient जो किससे सफर कर रहा है, तो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस से जो पेशेंट सफर कर रहा है, यानी जिसे डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है, उसमें हम इंसुलिन क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज के प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं उसके यूरिन में। अगर यूरिन टेस्ट करते हैं ना तो वहाँ ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है, एक अमाउंट जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है ना, तो वो डिटेक्ट क्या कर रहा है कि इसे क्या हो रखा है, तो डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही तरीके से और वो यूरिन में निकल जाएगा। आ रहा समझ में आपको, तो ये आपने समझ लिया इंसुलिन। अब देखते हैं क्या ग्लूकागोन। तो देखोगे अब नेक्स्ट ग्लूकागोन, है ना, इंसुलिन हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम ग्लूकागोन। ग्लूकागोन में बस एक लाइन याद रखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है इंसुलिन का, बात खत्म। इतना सही आप समझ गए होगे, अगर एंटागोनिस्टिक का मतलब आपको पता है तो, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखोगे, इट इज एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन का क्या है, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लोगे, इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। ये क्या करेगा, उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में बदल रहा था स्टोरेज के लिए, और ये क्या करेगा, इमरजेंसी में इस ग्लाइकोजेन को बदल देगा ग्लूकोज में। तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड में ना ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा ये, ठीक है ना। वो देखो ध्यान सुनना, इंसुलिन की कमी हो रही थी तो ब्लड में बढ़ रहा था ना लेवल, और ये क्या है, अगर ग्लाइकोजेन बढ़ा तो ब्लड में लेवल बढ़ेगा इसका, ठीक है। और ये दोनों क्या करता है, आपस में
एक दूसरे का हेल्प करके और फीडबैक मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फीडबैक मैकेनिज्म अभी समझाएंगे हम। और फाइनली क्या करता है ना कि जो अमाउंट ऑफ हार्मोन है बॉडी में, क्योंकि देखो आपको पहले ही बता रखा है मैंने, एक ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, ना ज़्यादा निकलना चाहिए ना कम निकलना चाहिए, ना ही ज़्यादा समय के लिए निकलना चाहिए ना ही कम समय के लिए निकलना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को एक ऑप्टिमम रेट पे रखता है दोनों मिलजुल के। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है यहाँ पे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है ना? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कब? जब ये बढ़ेगा तो, ठीक है ना? वहां पे उल्टा था, इसे आप याद रखोगे। एक लास्ट बच गया ना हमारा, लास्ट क्या बच गया, सोमैटोस्टैटिन। बस एक लाइन याद रखना इसमें कि ये क्या कर सकता है, तो डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के रिलीज हो रहा है ना, उसके सिक्रीशन को ये इनिबिट कर सकता है, इनिबिटर की तरह काम करता है ये। तो सिंपल सा पॉइंट लिख लो, इट कैन inhibit secretion of many glands in our body। जैसे देख लो फॉर एग्जांपल, देख लो कि इट कैन inhibit the secretion of GH from pituitary gland। क्लियर है ना? देखो जीएच के अमाउंट को भी ये इनहिबिट कर सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जीएच निकल रहा है ना उसके अमाउंट को भी ये कंट्रोल कर सकता है। वैसे देखो जीएच के अमाउंट को कंट्रोल कौन कर रहा था भाई, जरा से याद करना आप। तो जीएच के अमाउंट को एक हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल रहा था, याद करो, GHIH। ये क्या कर रहा था, जीएच के अमाउंट को जैसे ये रिलीज होता था ना, तो जीएच का अमाउंट घट जाता था, क्योंकि ये देखो IH है, आई फॉर इनहिबिटरी हार्मोन, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना, और RH फॉर रिलीजिंग हार्मोन। तो ये भी घटा सकता है। इवन सोमैटोस्टैटिन का भी एक फंक्शन हो सकता है कि ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर सकता है। वैसे ही और भी जगहों पे ये इनहिबिट करने का काम करता है, बस सिंपल से याद रखना। वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे। तो इतना आपका यहाँ पे पैनक्रियाज खत्म हुआ, ठीक है ना? इसके बाद देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे टेस्टिस या ओवरी, जो भी है इसे आप पहले नोट करोगे। तो हमने यहाँ तक पैनक्रियाज देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, दो ग्लैंड और बच रखे हैं शायद, टेस्टिस ओवरी। क्लियर है ना? तो अभी सबसे पहला देखेंगे क्या हम, टेस्टिस। नंबर जो भी हो आप हिसाब से लिख लोगे। हमारा जो नेक्स्ट है ग्लैंड, वो पढ़ना क्या है, टेस्टिस। देखो ध्यान से समझोगे यहाँ पे, टेस्टिस एक ग्लैंड तो है ही, उसके साथ साथ ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब ये क्या है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, पूछ सकते हो ना आप, तो उसे भी समझ लो आप, थोड़ा सा समझ लो। वैसे वो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, बट कोई नहीं, हम समझते चलेंगे। देखो मैंने क्या बोला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे हो रहा है ना, तो दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होता है। क्लियर है? अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा, एक तो तुम्हारा टेस्टिस हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा ओवरी हो जाएगा, और दोनों ही पेयर्ड है, यानी कि दोनों ही दो दो है, पेयर में है ना प्रेजेंट, टेस्टिस भी और ओवरी भी। क्लियर है? तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तब देखो जैसे टेस्टिस में स्पर्म बना, ओवरी में ओवम बना, अब इन दोनों को मिलाने के लिए और भी जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो सेकेंडरी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्टिस में ही अंदर जाओगे तो उसमें वॉसा डिफरेंस, वॉसा एफरेंस, एपिडिडाइमिस, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना? इवन पेनिस भी। क्लियर है? मेल में एक्चुअली, टेस्टिस में नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है ना? किसका, तो मेल का। उस तरीके से फीमेल में देखो प्राइमरी ओवरी हो गया, सेकेंडरी की बात करो तो वेजाइना हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा।
ये सब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो बस यही बताना था थोड़ा सा मुझे। तो इसे भी क्या करेंगे ना, हम ऊपर लिख ही लेंगे, लेकिन इसे हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इस प्राइमरी टेस्टिस एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब पहला पॉइंट लिख लोगे इसमें, हाँ लिख लोगे, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। क्यों भाई? तो एज इट प्रोड्यूसेस अ स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए क्या बोलेगा इसे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो ध्यान से सुनो, आप याद करो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एक हार्मोन का नाम याद करो, एलएच। एलएच याद आ रहा है? एलएच को मेल में हम दूसरे नाम से जानते थे, आईसीएसएच। याद आया कुछ? आईसीएसएच सुन के कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए अगर आप पढ़ाई करते हो तो। ICSH stands for इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने वो पढ़ रखा है, क्लियर है ना। नहीं तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वीडियो है, हार्मोन्स फ्रॉम डिफरेंट लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जरूर देख लोगे एक बार, ठीक है ना, क्योंकि वो समझोगे तभी ये समझ में आएगा। अब देखो, तो ये आईसीएसएच मैंने वहां पे सच सिंपल सा समझा दिया था कि आईसीएसएच क्या है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा और वहां से क्या निकलवाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन, क्लियर है ना। और इंटरस्टिशियल सेल यही टेस्टिस में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीएसएच, क्लियर है ना। चलो लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीएसएच। आईसीएसएच क्या था? तो यही था तुम्हारा एलएच था, ठीक है ना। चाहो तो एलएच भी लिख सकते हो, लेकिन मेल में आईसीएसएच ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आईसीएसएच ही लिखो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीएसएच द लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, क्लियर है ना। द इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? सो दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, आपने ये नाम सुन रखा होगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन का नाम आपने जरूर सुना होगा पहले के क्लासेस में भी। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, क्लियर है ना। अब ये करेगा क्या, ठीक है ना। बेसिक तो हमें सीखना है कि ये करेगा क्या, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ से निकल रहा है, तो टेस्टिस, क्लियर है ना। टेस्टिस में ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है ना, जो ग्लैंड का काम कर रहा है और वहीं से रिलीज हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स, ऐसे लिखो, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये क्या नया चीज आ गया भाई यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सा समझ लेना, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, क्लियर है ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन का मतलब हो गया था, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया। समझ में आया? इसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी ग्रोथ करवाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कहाँ? तो मेल्स में, क्लियर है ना। मेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी ग्रोथ करवाता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, आपने पहले से ही पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा ग्रोथ ऑफ
बियर्ड एंड मॉस्टेच। जो दाढ़ी मूछ होते हैं लड़कों में आते हैं ना एक सर्टेन एज के बाद, सो दैट इज सेकेंड इज सेक्सुअल कैरेक्टर। या आगे लिख सकते हो क्या, चेंज इन वॉइस, नहीं क्लियर है ना, वॉइस में चेंज होता है, वॉइस कैसा हो जाता है, होर्स हो जाता है, नहीं अगर फीमेल की बात करो तो वहां श्रिल हो जाता है, मेल की बात करो तो होर्स हो जाता है, ठीक है। वैसा ही ब्रोडनिंग ऑफ शोल्डर्स लिख सकते हो। चलो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंपली एटीसी लगाओ, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्टिस। टेस्टिस में और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यहाँ पे। इसको जल्दी से नोट करोगे, फिर हम देखते हैं इसके बाद ओवरी, ठीक है ना। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलो देखोगे, अब हमारा जो लास्ट ग्लैंड बच रखा है ना, तो वो क्या है, ओवरी। तो देखना यहाँ पे समझोगे, ओवरी जस्ट लाइक जैसे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वैसे ही ओवरी क्या है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन फीमेल में। यहाँ क्या होते हैं, तो यहाँ एग मतलब बनते हैं एक तरह से, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का टॉपिक है लेकिन याद रखोगे। देखो, एक मेल है, एक फीमेल है ना। तो मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनना, मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना बाबू, वो एक सर्टेन एज के बाद होता है, यानी प्यूबर्टी के, मतलब प्यूबर्टी आया उसी समय शुरू होता है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। इसको लिख सकते हो ना, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। लेकिन यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो एग का प्रोडक्शन होता है, ओवम, वो ना फीमेल के बर्थ के पहले ही हो जाता है, यानी जब एक फीमेल चाइल्ड अपने मदर के वॉम्ब में प्रेजेंट होती है, मदर के पेट में, क्लियर है ना, तो तभी वो जो 9 मंथ का गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ना, उसी गैस्ट्रेशन पीरियड की ड्यूरिंग ही फीमेल में मतलब ढेर सारे ओवम बन जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्लियर है ना। लेकिन वो ना एक सर्टेन स्टेज तक जाके उसका ग्रोथ को रोक दिया जाता है, ठीक है। क्यों, कैसे, इन सब चीज़ों को आगे क्लास में पढ़ोगे, जब 12th में आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बताया जाएगा वो सब। चलो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बस इतना ही याद रखना है कि फीमेल में बनेगा नहीं। फीमेल में फिर प्यूबर्टी में क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा होगा नॉर्मली ना 7-8 में, कि प्यूबर्टी में एक बनते हैं, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्यूबर्टी में एक बनते नहीं है, जो बना हुआ है ना एक पहले से, जिसका ग्रोथ रुक गया है, उसको एक तरह से रीस्टार्ट किया जाता है। जैसा गेम खेलते हो ना आप, तो गेम खेला आपने, थोड़ा सा आगे गए, एक लेवल 2 लेवल क्रॉस करके उसको पॉज करके रख दिया आपने, फिर आप कोई काम करके आए, बाद में उसे रिज्यूम करते हो ना, ये सेम प्रोसेस है कि उस ग्रोथ को वहां पे रोक दिया गया है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद उसे वापस से रीस्टार्ट नहीं बोलो, रिज्यूम किया जाएगा, वहीं से उसका ग्रोथ आगे बढ़ेगा, यानी कि मैचुरेशन होगा। तो फीमेल में क्या होता है ना, कि मैचुरेशन शुरू होता है, मैचुरेशन ऑफ ओवम स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। देखो, यहाँ पे दो वर्ड है, ध्यान से समझना, एक मैंने मैचुरेशन यूज किया, एक मैंने फॉर्मेशन यूज किया। मेल में फॉर्मेशन होगा, फीमेल में मैचुरेशन होगा, क्योंकि फॉर्मेशन तो पहले से ही हो रखा है भाई। आया समझ में इतना, ये बात आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे आप पहले से ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए। आपको बस इतना ही पता होगा कि एक सर्टेन एज के बाद वहां पे एक बनना शुरू होता है, बट वो बन नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, तो मैच्योर हो रहा है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे। बाकी इसके बारे में रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल करूंगा इसे, ठीक है। तो लिखना है इसमें सबसे पहला पॉइंट, दे प्रोड्यूस मैच्योर ओवम अंडर द
इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच याद करो, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकल रहा था, जो ग्रेफिन फॉलिकल पे काम कर रहा था, वहां से एस्ट्रोजन निकलवा रहा था, फिर अल्टीमेटली एक तरह से ओवम का मैचुरेशन शुरू हुआ था, जो कि इधर जिसका ग्रोथ ना रोक दिया गया, उसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ था। क्लियर है ना, रिज्यूम हुआ था, यानी मैचुरेशन शुरू हुआ था, ग्रोथ नहीं मैचुरेशन बोलो उसे ज़्यादा बेटर होगा। और फाइनली एक मैच्योर्ड ओवा निकला था, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो निकला था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट प्रोड्यूसेस मैच्योर ओवा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। और ये मैच्योर ओवम जो रिलीज करता है ना, इसी को तो ओवुलेशन बोलते हैं, जो रिलीजिंग का जो प्रोसेस होता है, जिसमें कि एलएच एक हार्मोन था वो यूज कर रहा था। याद करो, एलएच का अमाउंट अचानक से बढ़ रहा था, ग्रेफिन फॉलिकल ब्रेक करके ओवम रिलीज हो रहे थे, और जब ओवम रिलीज हो गया था तो उस ग्रेफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे थे। याद करो, मैंने पीछे थोड़ा सा बताया था, कोई नहीं अभी बताऊंगा अगर नहीं बताया था तो। ये समझ गए। अब आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट कि एफएसएच जो होता है ना, वो ग्रेफियन फॉलिकल पे काम करता है और एस्ट्रोजन निकलवाता है, और फिर एस्ट्रोजन क्या करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो लिख लेना इसमें द एफएसएच फ्रॉम anterior lobe of pituitary। क्लियर है ना, controls the secretion of क्या, एस्ट्रोजन from ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, एक सिंपल सा एक मास ऑफ टिश्यू है, जिसके अंदर तुम्हारे मतलब ओवम होंगे जो धीरे धीरे मैच्योर करेगा, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल समझ लो आप। प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ओवरी में प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, ये जरूर याद रखो, क्योंकि ओवरी तो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, तो ग्रेफियन फॉलिकल ऐसे समझो, देखो ये इस तरीके से, चलो ऐसे मान के चलो, मैं इस कलर से बनाता हूँ। ये देखो एक मास ऑफ टिश्यू है, ठीक है ना, एक मास ऑफ टिश्यू है, ध्यान से देखोगे, इसी मास ऑफ टिश्यू को हम ग्रेफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, मान लो। इसके अंदर में क्या है, तो इसके अंदर में ना एक एग है जो मैच्योर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये मास ऑफ सेल भी धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ठीक है, ये मास ऑफ सेल भी धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्लियर हो रहा है ना, आ रहा है समझ में। तो सेल या टिश्यू ही इसे बोलो आप। तो इसी को हम ग्रेफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, लेकिन जब इस ग्रेफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाएगा, तो फिर इसे ग्रेफियन फॉलिकल अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्लियर है ना, अब क्या बोलेंगे, इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। आ रहा है समझ में इतना। तो यहीं पे एक पॉइंट याद रख लेना दिमाग में, बिल्कुल ही अभी एडजस्ट कर लो, कि जब ये ग्रेफियन फॉलिकल होगा, जब ये स्ट्रक्चर ग्रेफियन फॉलिकल होगा तो निकालेगा एस्ट्रोजन, लेकिन जब यही स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो ये एस्ट्रोजन नहीं निकालेगा, उस समय क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन भी देखेंगे हम, लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, तो वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना, उसे मेंटेन करता है, ताकि वहां पे पूरे मतलब कि गैस्ट्रेशन पीरियड तक वो लाइनिंग बना रहे और बेबी का अटैचमेंट उसमें बना रहे, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ सही तरीके से मिलता रहे। एंड दैट्स वाई द प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। यही कारण है कि प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। चलो उसे देखेंगे हम। तो यहाँ क्या हो गया, एस्ट्रोजन निकल रहा है। अब देखो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, तो एस्ट्रोजन ना एक तो सबसे पहले मैचुरेशन में हेल्प करेगा, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ भी करवाएगा फीमेल में। तो यहीं पे लिख लोगे नेक्स्ट, एस्ट्रोजन helps in maturation of ovum, and it also causes growth of secondary sexual characters in कहाँ, तो फीमेल्स में। फीमेल्स में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी ग्रोथ करेगा। जैसे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा,
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लो, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये क्या है, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जैसे क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉइस, बताए थे ना अभी, फीमेल में वॉइस क्या हो जाता है, श्रील हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देख लो, जैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रोडनिंग, एक मिनट, क्या लिखे, ब्रोडनिंग ऑफ हिप रीजन, हिप रीजन क्या हो जाएगा फीमेल में, तो ब्रोड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो यही चीज है तुम्हारा ओवरी। ओवरी में ये हो गया तुम्हारा एस्ट्रोजन का मेनली फंक्शन। अभी प्रोजेस्टेरॉन भी देखेंगे। यही चीज पे, इसी में मैं क्या करता हूँ ना, साइड से, चलो यहाँ स्पेस बच रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहीं पे समझ लेना, या मैं इरेज ही कर देता हूँ, ऊपर यहाँ होगा नहीं, चलो कोई नहीं, इरेज कर देता हूँ मैं इसे। ये समझ गए थे ना पॉइंट ऑफ मैचुरेशन और प्रोडक्शन। मेल में प्रोडक्शन हो रहा है, फीमेल में मैचुरेशन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, ठीक है। चलो देखना, अगला पॉइंट एक नोट बना के लिख लेना, है ना। लिखोगे द इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल, कब, तो जब इससे एग रिलीज हो जाएंगे, आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे निकल गया तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, उसे क्या बोलेंगे, इज नोन एज, तो इसे हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर है ना। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, द कॉर्पस ल्यूटियम secretes and another hormone, इसे क्या बोलेंगे, called as progesterone, क्लियर है ना। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, तो इट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखते चल जाना, इट मेंटेन्स लाइनिंग ऑफ यूट्रस, hence known as प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये पूरे ही प्रेगनेंसी पीरियड में ये उस लाइनिंग को मेंटेन करेगा। अगर इसके अमाउंट में चेंज हुआ ना, अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा कम गया, तो एबॉर्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे भी देखते होगे, प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है ना, उसे टाइम टू टाइम डॉक्टर के विजिट करना पड़ता है, तो वहाँ पे करते क्या है वो लोग, बहुत सारे चीज़ों का जो लेवल होता है ना बॉडी में, उसे चेक करते रहते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं, जो कि एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। अब जैसे न्यूट्रिएंट ही नहीं ले पाएगा बच्चा मदर से, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा भाई, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब लाइनिंग वगैरह सब कुछ सही तरीके से मेंटेन्ड होना चाहिए, तो इन्हीं सब चीज़ों को वहाँ बेसिकली ध्यान दिया जाता है। सो यही था हमारा ओवरी। तो यहाँ तक आपने टेस्टिस ओवरी दोनों को देख लिया, क्लियर है ना। कॉर्पस ल्यूटियम भी समझ ही गए ऑलमोस्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बच गया, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसे ना रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए मुझे एक अलग से क्लास चाहिए फिर, ठीक है ना। तो वो रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसे वहीं पे मैं डील कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ में आया। अब बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसे भी आज ही खत्म करते हैं। और वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि ना आप पहले से ही समझ चुके हो। कैसे समझ चुके हो देखना, मैं इसे इरेज कर दूं। देखो यहाँ पे ना आपको फीडबैक मैकेनिज्म समझाऊं उससे पहले एनसीईआरटी में फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में क्या लिखता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। बुक, हाँ, देखोगे ध्यान से, बस 2 लाइन 3 लाइन होगा, जो भी है मैं आपको बस पढ़ के सुना रहा हूँ उसे। हाँ, देखना यहाँ से दे रखा है, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन, बस 2 ही लाइन है, यही 2 लाइन बस पढ़ूंगा मैं। द टाइमिंग
एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन, मतलब कितने समय के लिए हार्मोन निकालना और कितने अमाउंट में निकालना है, ठीक है ना। रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स, इसको रेगुलेट कौन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, अभी बस मत सोचो इसके बारे में, मैं बतला रहा हूँ, इसे क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, अभी जैसे पैनक्रियाज और ग्लूकागोन, ये पैनक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन और ग्लूकागोन का केस आपने देखा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था, अगर ग्लूकागोन बढ़ रहा था तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा था, या इंसुलिन घट रहा था तो भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा था, क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे कि जैसे अगर ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी शुगर का लेवल जो ब्लड में है ना वो बढ़ गया है, दे आर डिटेक्टेड बाई द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, तो वो पैनक्रियाज का सेल्स उसे डिटेक्ट करेगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और ब्रॉड देखो ना, तो ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, क्योंकि ब्रेन ना पहले डिटेक्ट करेगा, अरे समझ में, फिर ब्रेन, फिर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, तब जाके पैनक्रियाज के पास आएगा। चलो कोई नहीं, डायरेक्ट ही देखते हैं कि पैनक्रियाज के सेल्स अल्टीमेटली इसे डिटेक्ट करेगा, विच रिस्पॉन्ड बाई प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अब फाइनली क्या करेगा, ये इंसुलिन के अमाउंट को बढ़ा देगा। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी ग्लूकोज है ना बॉडी में, जो ग्लूकोज बढ़ गया है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। अभी तो आपने पढ़ा था कि क्या हो रहा है, कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में उसके स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फाइनली क्या होगा, फाइनली जो लेवल बढ़ा हुआ है वो फिर फाइनली कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि लेवल उसका गिर जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही समझाना था आपको, यही होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब इसे लिख लोगे, तो हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, फीडबैक मैकेनिज्म, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या देखेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म में समझो, यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बस मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। लिखना, द डिफरेंट endocrine glands interact with one another, ठीक है ना, so that the secretion of one gland may stimulate or inhibit the secretion of other, so as to maintain, ऐसे लिखो, so as to maintain a homeostasis, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस तो पता है ना, इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था हमने, होम्योस्टैसिस इन द बॉडी, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, तो इसी को बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो ध्यान से समझना, ये फीडबैक मैकेनिज्म ना दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होगा ना, जैसे देखो इंसुलिन बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा दे कोई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन अगर बढ़ रहा है फिर उसको घटा दे कोई, तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारे बॉडी में ना मोस्टली फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ना वो निगेटिव होता है। पॉजिटिव का केस मैं एक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहीं पर लिख लेना, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन पॉजिटिव एंड नंबर टू निगेटिव। निगेटिव ही मोस्टली होता है, क्लियर है ना। इवन तुम्हारा जो अभी जो पढ़े थे ना इंसुलिन का जो कंडीशन, अभी जो मैंने समझाया एनसीईआरटी में, वो भी क्या है, तो निगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव वाला एक केस मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव
फीडबैक आता है ताकि उस कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाया जाए। क्लियर है ना? अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को और भी बढ़ाया जाए ताकि बेबी आराम से क्या हो, पुश हो सके और बाहर निकल सके। ठीक है ना? तो वो एक एग्जांपल होता है तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। अदरवाइज जनरली हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल्ड होते हैं ना हार्मोन, वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक से होता है। यानी अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे कम कर दो, कोई कम गया है तो उसे बढ़ा दो। तो अगर ऐसे अपोजिट करके काम चलेगा ना तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कम गया तो और कम कर दो, तो ये तो बॉडी में प्रॉब्लम कर देगा ना। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाओ ताकि चाइल्ड को पुश किया जा सके। सो दिस इज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है ना? कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक फीडबैक गया बॉडी में, तो उस फीडबैक के थ्रू एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि और उसे बढ़ाओ। क्लियर है ना? उसी की तरफ जा रहा है, समझो ना, उसी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होता है। उससे अपोजिट डायरेक्शन में गया तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी ये दो होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपको अगर फीडबैक मैकेनिज्म आए तो ये लिख दो, और समझाने के लिए आए तो एक एग्जांपल दे दो आप इंसुलिन का। ठीक है ना? कि इंसुलिन घट गया, बढ़ गया, उसे कंट्रोल किया जाएगा, जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, अभी मैंने उसे पढ़ दिया। तो बस इतना ही था, हमें पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का। यहाँ पे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल लगभग कितने लेक्चर, 6 या 7 लेक्चर हुए होंगे, उतने में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे खत्म कर लिया। अब हम अगले जो क्लास में देखेंगे वो देखेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी अब हम नर्वस सिस्टम पे चलेंगे। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट भी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ के तीनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे ही न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमारा खत्म होगा तब जाके हमारे ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा फिर मैं इस चैप्टर के लिए भी एक एमसीक्यू सेशन लाऊंगा, जिसमें कि जो भी क्वेश्चंस मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उसे करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर।